गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे और अपनी छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। पढ़ाई भी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं फिर से पुनः आपके साथ मैं आयुष पुरोहित पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हिमालय है वो एक पर्वत है। तो पर्वत की बेटियां कैसे हो सकती हैं ना। पर्वत की बेटियां से तात्पर्य यह है कि पर्वत की बेटियां कौन होंगी? नदियां। ठीक है। तो जो ये हिमालय है उसकी बेटियों के बारे में बताया जा रहा है। तो वो कौन है हिमालय की बेटियां? नदियां। अभी तक आइए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 3 की, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। मैंने अभी तक उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। किसी संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो बच्चों, जो लेखक हैं वो नदियों के बारे में बता रहे हैं कि मैदानों में नदियों को, उन्होंने नदियों को कहाँ देखा था? मैदानों में। तो नदियाँ जब मैदान में होती हैं तो उनमें इतना बहाव नहीं होता है। और इसी के विपरीत जब वे पहाड़ में होती हैं तो क्या होता है? उनमें बहुत ज़्यादा बहाव होता है। तो जो लेखक हैं जब नदी में डुबकी लगाते थे तो उन्हें कैसा आभास होता था? जैसे वो अपनी दादी, माँ, मामी, मौसी की गोद में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह उनके मन में क्या था? नदियों के प्रति आदर व श्रद्धा के भाव थे। परंतु इस बार जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़े तो उन्होंने कैसे देखा? नदी को दुबले पतले रूप में देखा। तब वो सोच रहे थे कि यह इतनी बड़ी विशाल कैसे हो जाती है। इनका यह उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसना, हंस जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं ना, खिलखिलाकर हंसती हैं। तो जो नदी का पानी जब नीचे गिरता है उस आवाज़ को लेखक ने खिलखिलाकर हंसने का कहा है। और जब यही इनका यह उल्लास, यानी कि उनके हंसी, उनका खिलखिलाकर हंसना, उनका ये उछलते हुए जाना मैदानों में कहाँ गायब हो जाता है? तो बच्चों, जब नदी पहाड़ से जाती है तो उसमें, पहाड़ से नीचे उतरती है तो उसमें क्या होता है? बहुत सारा वेग होता है। परंतु जब वो मैदान में आ जाती है तो उसका ये वेग क्या होता है? समाप्त हो जाता है ना। और वो कैसे स्वभाव में बहती है? शांत और गंभीर स्वभाव में बहती है। तो जो लेखक हैं जब किसी फूल की कली को देखते हैं या किसी लड़की को देखते हैं तो उनका क्या होता है? इतना उनको कौतूहल नहीं होता है। परंतु जब इतनी वो नदियों की बाल लीला को देखते हैं तो उन्हें क्या होता है? बहुत सारा कौतूहल होता है। ये कहाँ भागी जा रही हैं? कौन वह लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जल नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ से भरी घाटियाँ, बहुधर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन।
खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो जो लेखक हैं उन्होंने यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया है, उसको हिमालय को उन्हें पिता के रूप में दिखाया है और जो नदियाँ हैं उनको उनकी बेटियों के रूप में चित्रित करा है। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि हिमालय का प्रेम पाकर भी नदियों का क्या है, हृदय अतृप्ति ही है। तो जो लड़कियां होती हैं जब वो अपने पिता के घर में होती हैं तो कैसी होती हैं, काफ़ी चंचल होती हैं, है ना, अपने पिता हंसती खेलती हैं। तो जब वो जब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो क्या चाहती हैं, विवाह करना चाहती हैं, ठीक है, उन्हें अपने पिता के अतिरिक्त भी और किसी से प्रेम होता है। तो ऐसे ही लेखक कह रहे हैं वो कौन होगा जो जिसका प्रेम पाकर इनका हृदय तृप्त हो जाएगा। तो जो नदियां हैं उनका घर, निकेतन मतलब क्या होता है, घर, उनके घर का वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी कि ऐसी पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। पहाड़ों में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे पौधे होते हैं और वैसी घाटियाँ होती हैं। और जब ये आगे निकल जाती हैं अपने घर से तब इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वो कैसी रहती हैं, विराट और मौन रहती हैं, शांत रहती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि समुद्र कितना स्वभावशाली है। तो यहाँ पर लेखक ने समुद्र को नदियों के वर्ग के रूप में चित्रित किया है और बताया है कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो हिमालय की इन बेटियों से को हाथ पकड़ने का श्रेय उसको मिला हुआ है। तो यहाँ पर लेखक जो है समुद्र का भी मानवीकरण कर रहे हैं। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में ही शायद यह बात आ सके, हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेल करती हैं। बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी झिझक नहीं होती है। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि क्या होगा, जो पहाड़ी आदमी हैं उनके लिए वो तो डेली होती है ये चीज़, वो डेली देखते हैं, पर जो मैदान का आदमी है उसके लिए ये सब चीज़ कैसी है, नई है। और वो हिमालय को ससुर और समुद्र को क्या कह रहा है, उनका दामाद कह रहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वत्रवती बेताब नदी को प्रेम का प्रतिबंध देते जाना, वह तुम्हारी प्रयासी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल कोई नदी घाटियों को समतल अंगों के मैदान में जुदा शक्लों को देखेगा वह इस नतीजे पे पहुँचेगा। काका कालेकार ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। थोड़ा और आगे चलिए, अगर इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा।
तो जो नदियाँ लेखक हैं पहले उन्होंने नदियों को किस रूप में दर्शाया है? बालिकाओं के रूप में, फिर माता के रूप में, अब उन्हें किस रूप में दर्शा रहा है? प्रेमिका के रूप में। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का वह स्थान। कितने कवियों ने इन नदी को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसे भावना हुई थी, तो तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने ऐसा असर डाला कि मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने। तो जो लेखक हैं तो कह रहे हैं एक दिन वो तिब्बत में थे, तो क्या हुआ, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो वो सतलज के किनारे बैठ गए। सतलज में नदी में पैर डाले तो उसके जल से उनका मन तरो ताज़ा हो गया। तो लेखक गाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटी खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति के चित्र पट पर अनुपम अदृश्य छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो जो लेखक है उन्होंने ये कविता गाई है। ठीक है ना बच्चों, इस कविता में हिमालय वो जो हैं कवि नागार्जुन जी हैं जिन्होंने कविता पर निबंध लिखा है, उन्होंने हिमालय का, नदियों का और समुद्र का मानवीकरण करा है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।